होगी +2। सब्जेक्ट होगा आपका बायोलॉजी। सब्जेक्ट बायोलॉजी है, क्लास +2 है। कल हमने बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम कैसे आपकी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने ये शुरुआत में भी पढ़ा था इस चैप्टर के कि आपका एक GMO वर्ड आया था आपके पास। GMO का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे हम दो फायदे ले सकते हैं बेटा एग्रीकल्चर के अंदर। देखिए, एक तो हम क्या करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी, ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो ये जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट है या ड्रॉट रेजिस्टेंट जो वैरायटी है, वो आपकी हम किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस प्रोसेस के द्वारा आपके बनते हैं या इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ये होता है बेटा रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। कौन सी होती है? रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं? GMO प्रोड्यूस करते हैं। अब ये रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे रिकम्बिनेंट DNA की फॉर्मेशन होती है, तो ये हम पिछले चैप्टर में भी 3-4 बार पढ़ चुके हैं कि जो रिकम्बिनेंट DNA बनाने का प्रोसेस है, वो आपका किसके थ्रू होता है? सबसे पहला जो प्रोसेस आता है इसके अंदर, वो आता है को-कल्टीवेशन। कौन सा आएगा? को-कल्टीवेशन। को-कल्टीवेशन का मतलब क्या है? को-कल्टीवेशन का मतलब होता है साथ साथ ग्रो करवाना। जैसे आपने प्लाज्मिड DNA से कोई भी डिजायर्ड जीन सेपरेट कर लिया। आपने डिजायर्ड जीन को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। किससे कर लिया? प्लाज्मिड से। किससे कर लिया बेटा? प्लाज्मिड DNA से। ठीक है, तो डिजायर्ड जीन जैसे सेपरेट हुआ प्लाज्मिड DNA से, और जो आपकी न्यूक्लियर DNA है जिसके अंदर आपको ये डिजायर्ड जीन ऐड करना है, उसके अंदर से हमने अनडिजायरेबल जीन को रिमूव कर दिया। तो दो प्रोसेस एक साथ हो गए। एक तो प्लाज्मिड DNA से डिजायर्ड जीन को हमने अलग कर लिया, दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? न्यूक्लियर DNA से हमने अनडिजायरेबल जीन को सेपरेट कर दिया। तो जब आप दोनों प्रोसेस एक साथ परफॉर्म करते हो, तो कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। किसकी जरूरत पड़ेगी? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की जरूरत पड़ेगी। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है आपका, ये दोनों साइड में कट लगाएगा, प्लाज्मिड पे भी और न्यूक्लियर DNA के ऊपर भी कट लगाएगा। जब दोनों में कट लगाने के बाद दोनों में इक्वल अमाउंट में बेस पेयर सेपरेट होंगे, तो आपको क्या करना है? प्लाज्मिड से प्रोड्यूस होने वाला डिजायर्ड जीन का सेगमेंट किसके ऊपर ऐड करना है बेटा? न्यूक्लियर DNA के ऊपर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास पहला प्रोसेस कौन सा आ गया? को-कल्टीवेशन। तो हम क्या करेंगे? एक कल्चर मीडियम प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर DNA को कल्चर किया जा सके। उस कल्चर मीडियम में हम न्यूक्लियर DNA प्लस में क्या ऐड कर देंगे बेटा? डिजायर्ड जीन। क्या ऐड कर देंगे? डिजायर्ड जीन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? डिजायर्ड जीन। और इसको कल्चर करेंगे। कल्चर करेंगे तो डिजायर्ड जीन प्लस में यहाँ पे एक चीज और याद रखिए कि क्या ऐड किया जाएगा बेटा? लाइगेज एंजाइम ऐड किया जाएगा। क्या ऐड किया जाएगा? लाइगेज एंजाइम। अब ये लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? ये न्यूक्लियर DNA थी आपकी, ये आपकी प्लाज्मिड DNA थी, या डिजायर्ड जीन का सेगमेंट था। इस डिजायर्ड जीन के सेगमेंट में यहाँ पे पेस्ट करने में कौन मदद करेगा? लाइगेज एंजाइम मदद करेगा। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है? आपका जो न्यूक्लियर DNA के ऊपर डिजायर्ड जीन के सेगमेंट को अटैच कर देता है। तो अटैच करते ही आपकी DNA सर्कुलर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब कंप्लीट होने के बाद इसे क्या कहा जाएगा? रिकम्बिनेंट DNA कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? रिकम्बिनेंट DNA। क्यों कहेंगे रिकम्बिनेंट DNA? जब तक इसके ऊपर ये प्लाज्मिड DNA का सेगमेंट ऐड नहीं
लेकिन जैसे ही हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसके ऊपर कट लगवाते ही आपका जो सेगमेंट है रिमूव हो गया अनडिजायरेबल जीन का। और अनडिजायरेबल जीन का रिमूव होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आपका डिजायरेबल जीन का सेगमेंट ऐड कर दिया। तो जब डिजायरेबल जीन का सेगमेंट ऐड होगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा, नया कॉम्बिनेशन बनेगा बेस पेयर का। पहले बेस पेयर कुछ और तरीके से आपके अरेंज थे, अब यहाँ पे बेस पेयर किसी और तरीके से अरेंज है, तो क्या बन गया, नया कॉम्बिनेशन बन गया। इस नए कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इससे जो डीएनए प्रोड्यूस्ड होती है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाती है, क्योंकि उसमें नया कॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन। तो पहला प्रोसेस आ गया आपका को-कल्टीवेशन का, ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो। उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस आता है आपका वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई करनी है। इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से इस प्रोसेस के अंदर आपको न्यूक्लियर डीएनए को बाहर नहीं निकालना। को-कल्टीवेशन में तो आपने क्या करना था, प्लाज्मिड डीएनए को भी बाहर निकालना था और न्यूक्लियर डीएनए को भी बाहर निकालना था सेल से, और उसके बाद एक अलग कल्चर मीडियम में उन दोनों को कल्चर करवाना था। लेकिन इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस में आपको यहाँ से डीएनए को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोवाइड करने हैं। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जैसे ही प्रोवाइड होंगे आपकी सेल मेम्ब्रेन में या फिर सेल वॉल के अंदर पोर का साइज इंक्रीज हो जाएगा। पोर साइज विल बी इंक्रीज्ड। क्या हो जाएगा, पोर साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब पोर साइज जब बढ़ गया तो उसके अंदर से हम जो डिजायरेबल जीन का सेगमेंट है वो हो सकता है आपका 4 से 8 बेस पेयर का हो, 5 बेस पेयर का हो, 6 बेस पेयर का हो, या फिर 7 का भी हो सकता है। तो जब 4 से लेके 8 बेस पेयर तक का जो सेगमेंट है डीएनए का, उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर एंट्री करवाएंगे। कैसे, इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोवाइड करके सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के पोर के साइज को हम इंक्रीज कर देंगे। और इंक्रीज होने के बाद वो जो डिजायर्ड सेगमेंट है वो आपका किसके अंदर एंट्री कर जाएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से फिर वो आपका एंट्री करेगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम प्रोवाइड करेंगे। न्यूक्लियस को क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम यहाँ पे जाके क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले से ही है तो वो न्यूक्लियर डीएनए के अंदर कट लगाएगा। कितना कट लगाएगा, जितना सेगमेंट अंदर आया है। मान लेते हैं 6 बेस पेयर का सेगमेंट अंदर आया, तो आपका न्यूक्लियर डीएनए के अंदर जो कट लगेगा वो भी कितने बेस पेयर का होगा बेटा, 6 बेस पेयर का। तो 6 बेस पेयर का आपने कट लगा दिया। यहाँ पे कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करके वही न्यूक्लियर डीएनए और आपका जो डिजायर्ड सेगमेंट है उसको ऐड कर दिया आपने। ऐड करते ही आपका जो नया डीएनए प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये आपका सेकंड प्रोसेस था इलेक्ट्रोपोरेशन का। इसके बाद 2 प्रोसेस और आए आपका, एक तो बैलिस्टिक मेथड था और एक आपका माइक्रो इंजेक्शन था। तो जो बैलिस्टिक मेथड है उस बैलिस्टिक मेथड के अंदर और जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है उन दोनों के अंदर ही देखिए, बैलिस्टिक गन मेथड और दूसरा था आपके पास माइक्रो इंजेक्शन। इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होगा बेटा, बैलिस्टिक गन मेथड के अंदर आपका जो गन क्या करते हैं बेटा, हाई स्पीड से बुलेट को फायर करते हैं। वैसे ही हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो डिजायर्ड जीन का सेगमेंट है आपका डीएनए का, वो उसको हम गन की तरह हाई स्पीड से क्या करेंगे, उसको फायर करेंगे किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, जिसके अंदर हमें ऐड करवाना है। ठीक है, तो बैलिस्टिक गन मेथड से हाई स्पीड से जब आप फायर करते हो तो वो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कहाँ पे पहुंच जाता है, न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है। न्यूक्लियस के पास पहुंचने के बाद वहाँ पे क्या करता है, जो न्यूक्लियर डीएनए है उसके साथ अटैच होके क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करता है। इसकी फॉर्मेशन करेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल करते हैं।
किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो पिपेट से हम क्या करते हैं, हाई स्पीड से उसको बम्बार्डमेंट करवाई जाती है आपकी। हाई स्पीड से जब बम्बार्डमेंट होती है, मान लीजिए 10 सेगमेंट आपने फायर किए, तो 10 सेगमेंट में से कोई एक सेगमेंट ऐसा होगा जो आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल को क्रॉस करते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा? न्यूक्लियर डीएनए तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका बैलिस्टिक गन मेथड है या फिर माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, ये दोनों ही मेथड आपके रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये तो थे आपके वो मेथड जिनके द्वारा आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर पहला आता है कि भाई जो हमने इस्तेमाल किया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का या फिर आपके रिकम्बिनेंट डीएनए का, उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट इन फोटोसिंथेसिस। इम्प्रूवमेंट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फोटोसिंथेसिस का मतलब देखिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए आपके पास कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? रूबिस्को। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? रूबिस्को की। राइबोलोज बाइफॉस्फेट, और आपका एक तो होता है कार्बोक्सिलेज और एक कौन सा होता है? ऑक्सीजनेज। ठीक है, अगर आपका कार्बोक्सिलेज की अमाउंट ज़्यादा है, मान लीजिए आपको फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज करनी है, तो रेट इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की कंसंट्रेशन को आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। और ये इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब हम जीन आइडेंटिफाई कर लेंगे प्लांट के अंदर कि कौन सा जीन आपका रिस्पॉन्सिबल है रूबिस्को की एक्टिवेशन में, उसकी प्रोडक्शन में, उसके सेक्रेशन में, तो जब आपका रूबिस्को की अमाउंट इंक्रीज होगी कार्बोक्सिलेज की, तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अमाउंट में फिक्स करना स्टार्ट करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज़्यादा अमाउंट में फिक्स होनी स्टार्ट होगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा? फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है, इसको हम, इसके अंदर जो कार्बोक्सिलेज वाला सेगमेंट है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, अगर हम उसको प्लाज्मिड डीएनए से निकाल के न्यूक्लियर डीएनए के अंदर ऐड कर दें, तो आपका जो प्लांट के अंदर सेल है वो क्या करेगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा। जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपकी इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ क्या होगा? आपका जो प्रोडक्शन है, फूड का प्रोडक्शन है, या फिर जो आपका यील्ड है प्लांट के अंदर, वो भी क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट आता है आपका हर्बिसाइड टॉलरेंस। दूसरा कौन सा आता है बेटा? हर्बिसाइड टॉलरेंस। हर्बिसाइड टॉलरेंस। हर्बिसाइड टॉलरेंस कौन से होते हैं? हर्बिसाइड टॉलरेंस वो प्लांट होते हैं जो हर्ब्स को टॉलरेट कर जाते हैं आसानी से। टॉलरेट कैसे करेंगे बेटा? कि जो आपके हर्ब्स हैं उनको नेचुरली कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक हार्मोन होता है प्लांट में, जिसे क्या कहा जाता है? ऑक्सिन कहा जाता है। ऑक्सिन के अंदर एक 2,4-D होता है, एक IAA और एक IBA। ये 3 तरह के आपके केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं इसके अंदर। ये सबसे हानिकारक होता है, इसका तो केमिकली इस्तेमाल भी करते हैं हम। ये आपका गेहूं के अंदर आपका हर्ब्स को कंट्रोल करने के लिए इसकी स्प्रे की जाती है। हालांकि प्लांट इसको नेचुरली बनाते हैं, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं, और हम जो स्प्रे करते हैं वो लार्ज अमाउंट में करते हैं, इसलिए रिजल्ट जो है वो तुरंत दिखाई देता है। प्लांट वाला रिजल्ट धीरे धीरे दिखाई देता है आपको। तो ये आपका IAA और IBA, ये भी आपके ऑक्सिन के ही टाइप हैं, और ये नेचुरल हर्बिसाइड्स हैं। अब प्लांट के अंदर हमें क्या करना है? जो ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन है या ऑक्सिन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने वाला जीन है, उसकी अमाउंट को इंक्रीज करना है। उसकी अमाउंट को जब आप इंक्रीज करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो 2,4-D, IAA या IBA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इनकी अमाउंट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। और इनकी अमाउंट इंक्रीज होते ही क्या होगा? आपका जो हर्ब्स हैं आसपास प्लांट के, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे नेचुरली, बिना आपके एनवायरनमेंट के, बिना आपके इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किए।
ठीक है। तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किससे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो हाई यील्डिंग है, जैसे टोमेटो प्लांट आता है ट्रांसजेनिक, टोमेटो पोटैटो प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टोमेटो पोटैटो प्लांट। तो टोमेटो पोटैटो प्लांट जो है फ्लेवर सेवर बोलते हैं इसको, फ्लेवर सेवर, ये टोमेटो प्लांट है बेटा। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया गया है और वो ऐसे बनाया गया है कि इसकी जो आउटर लेयर है वो डिग्रेड ना हो लंबे समय तक, क्योंकि देखिए जो टोमेटो होता है वो 3 दिन के बाद आपका खराब हो जाता है, 3 या 4 दिन के बाद। आप चाहे उसको फ्रिज में रख लीजिए, चाहे कहीं पे रख लीजिए, 3-4 दिन बाद उसकी जो आउटर वाल है वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो फ्लेवर सेवर है वो इस तरीके से प्रिपेयर किया गया, उसमें से वो जीन रिमूव कर दिया गया जो आपका डिग्रेड करता है आउटर वाल को, उसकी जगह आपका दूसरा जीन ऐड कर दिया गया। तो अब जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस था जो 3 से 4 दिन में हो रहा था टोमेटो में, वो बढ़ के आपका 8 से 10 दिन चला जाता है। तो अब आपका जो टोमेटो है वो 8 से 10 दिन फ्रेश रह सकता है। तो इससे दोनों का फायदा होता है, कस्टमर का भी और फार्मर का भी, क्योंकि फार्मर अगर मान लीजिए फसल बेचने में 1 दिन का समय लग जाता है तो उसका टमाटर खराब नहीं होता, और कस्टमर अगर उसको जल्दी यूज नहीं करता है तो भी खराब नहीं होता। तो लंबे समय तक उसको भी इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है और कस्टमर का भी और फार्मर का भी फायदा किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उनकी स्टडी करेंगे।